पर्सनल कॉल करो, पर्सनल मैसेज करो, हर किसी को जवाब मिलेगा। कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा। श्वास भरें। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे पीछे से बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति। हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते, सदा रहो हंसते। आज की हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की कक्षा नंबर 6 है। कल हमने लास्ट क्लास में जो टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा था, टीचिंग एड्स को कौन कौन बता सकता है शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर। मैं देखता हूँ हमारी क्लास में कितने लोगों के अंदर वो क्षमता है जो कल की क्लास का ओवरव्यू हमें 2 मिनट में दे सके। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं? कम ऑन, मैसेज करें या फिर हैंड रेज करें। कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? राधिका जी बार बार मैसेज कर रही हैं। चलो राधिका जी को मौका देते हैं बोलने का। जी राधिका जी, 2 मिनट में ओवरव्यू दीजिए, कल हमने क्या पढ़ा था? जी भाई, हमने टीचिंग एड्स पढ़े थे ना, जिसमें ब्लैक बोर्ड, चाक, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, ऑडियो, वीडियो, नेट, फोन सभी जरूरी होता है भैया। किस चीज में जरूरी होता है ये? ये क्लास में भैया। ठीक है। इन चीजों को यूज करने से क्लास में इफेक्टिवनेस आती है। जैसे अभी प्रेरणा जी ने बोला था ना कि टीचर तो बहुत है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं मिलती। यानी कि जो क्वालिटी होती है ना, अगर हमें क्वालिटी लेके आनी है क्लास के अंदर तो अच्छा टीचर हमेशा इन चीजों को यूज करेगा, इन चीजों को ध्यान में रखेगा कि उसका नेट ठीक है क्या, उसका कैमरा ठीक है क्या, क्या वो पेन का यूज कर रहा है क्या वो प्रेजेंटेशन का यूज कर रहा है क्या, फोटो का रंग का है डाटा है क्या, इंग्लिश मीडियम का डाटा भी है क्या, हिंदी मीडियम का डाटा भी है क्या, ताकि दोनों से बच्चे को समझ सके। कुछ को इंग्लिश आती है, कुछ को हिंदी आती है। फोटो भी उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करे। कई चीजें बिना डाटा के खाली फोटो से समझ आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें टीचिंग एड्स में आती है। ठीक है। तो कल हमने यही पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस लाने के लिए, क्लास को ज्यादा बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया क्लास को बेस्ट बनाने के लिए। लेकिन अब हम क्लास के टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे। प्रिया शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी सर। सर, टीचिंग्स के जो प्रिंसिपल्स थे वो सर हो गए थे। सबसे पहली क्लास में हमने कराया था, याद होगा, ज्ञात से ज्ञात की ओर,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर सबसे पहले दिन, मुझे याद जी भी है जी इस जी क्वेश्चन का आंसर भावना जी से मैंने पूछा था। जी जी मेरी स्लाइड में देख लेना, शायद छठी पाँच सातवें नंबर की स्लाइड होनी चाहिए उसमें, जी जी उसमें आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग प्रिंसिपल्स ना, ये रहा, दिख गया, स्लाइड नंबर 7 की है, आप देख लेंगे, आपने शायद मिस कर दिया प्रिंसिपल वाले। ठीक है, जी जी मैंने फिर रिकॉर्डिंग सुन ली थी बट आई वाज कंफ्यूज। ओके जी, ओके। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के लिए। मेथड का मतलब होता है विधि, यानी कि हर चीज का एक तरीका होता है, स्टाइल्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों के अकॉर्डिंग चले। बच्चों को समझ आ रहा है क्या, एक चीज से समझ नहीं आ रहा तो दूसरी चीज से समझाओ, एक एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा तो दूसरा एग्जाम्पल दो, बच्चों के अकॉर्डिंग चलना। बच्चों को लगे कि अपनापन हो, उस टीचर के साथ एक अटैचमेंट से जुड़ जाए कि हाँ ये तो हमारी बातें बोल रहा है। तो एक बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। और दूसरी एक हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि जो टीचर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रखता है साथ में, बच्चों में अपने आप ही उस चीज की टीचर की रिस्पेक्ट बनती है ऑटोमेटिक। ये थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग भी लगता है कई बार, थोड़ा सा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो अटैचमेंट बहुत अच्छी बन जाती है, बच्चों की और टीचर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास के हर 10 मिनट बाद बोलता हूँ, प्रेरणा जी माइक खोल के बताओ, पूनम जी बताओ, प्रिया जी बताओ, तुषार जी बताओ, चंद्रकला जी बताओ, कैसे हो, तबीयत ठीक है, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, दीपाली जी आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। एक अटैचमेंट बनती है, बच्चों को लगता है कि हाँ उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सामने जो टीचर है वो उनकी केयर कर रहा है। नहीं तो क्या होता है ना, अक्सर हायर एजुकेशन में जो बड़े लेवल की क्लासेस होती है, टीचर आया, पढ़ाया, चला गया, कोई मतलब ही नहीं, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे टीचर के बच्चे कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि वो बस रिस्पेक्ट ऐसी होती है कि हमारा टीचर है, वो फीलिंग्स नहीं जुड़ती उसके साथ, उस टीचर के साथ कभी वो फीलिंग नहीं जुड़ पाती। लेकिन जो टीचर बच्चों का हालचाल पूछता है, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चों के डाउट्स लेता है, एक्स्ट्रा बच्चों को टाइम देता है, क्लास के अलग भी बच्चों की कॉल अटेंड करता है, उनके मैसेजेस का जवाब देता है, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे पा रहे हैं कई दिनों से तो टीचर पर्सनल कॉल करके बोल रहा है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हो आप इतने दिन से क्लास में, वो एक पर्सनल अटैचमेंट जुड़ जाती है। तो ऑटोमेटिक उस टीचर की वैल्यू बच्चों की नजर में बढ़ जाती है। तो आपको भी फ्यूचर में अगर इस तरीके का बनना है तो बच्चों को इन्वॉल्व करो, बीच बीच में बच्चों को बोलने का मौका दो ताकि बच्चे भी एक्टिव रहे। और ये टीचर तो नोट्स भी चेक करता है, तो बच्चे क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था ऑनलाइन में भी नोट्स चेक हो सकते हैं क्या। स्टार्टिंग में आप सब लोग सरप्राइज थे मेरी क्लास से, हाईटेक पर दीपिका में बहुत सारे लोग डर भी गए थे, ये कैसे टीचर मिल गए ऑनलाइन नोट्स चेक कर रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग में बहुत जरूरी था, एक हैबिट डालनी थी आप लोगों के अंदर। स्टार्टिंग में जिन लोगों के अंदर नोट्स बनाने की आदत पड़ गई, वो कंटिन्यू आज भी है, मैं समझ सकता हूँ। ऑलमोस्ट 80% जिन्होंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स वो टेक्निक आ गई, अब आप लोगों ने हर क्लास में नोट्स बनाई। अगर मैं स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं डालता आप लोगों के ऊपर नोट्स बनाओ, तो शायद आप लोग नोट्स नहीं बनाते, क्लास अटेंड करते, बोलते समझ आ गया हमें नहीं पढ़ना, किताब है हमारे पास। ये होता है आप लोगों के साथ में, ये भी टीचिंग मेथड्स है। कभी कभी टीचर को थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है, सॉलिड होना पड़ता है, वो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें देखी जाती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, टीचिंग मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स है टीचिंग के, कुछ मेथड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। मेथड यानी कि क्लास को कराने का तरीका,
कैसे क्लास कराई जाए, उसी को ही टीचिंग मेथड्स कहते हैं। बताएंगे मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है क्या? सर यस सर। जी सर। ठीक है। वो मैंने बताया था पहले ही, एवरी टाइम हमें ये देखना है कि हमारी ऑडियंस कौन है। जल्दी बताओ, ऑडियंस का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैं। एक दो ऑडियंस के स्टूडेंट एग्जाम्पल दो। ऑडियंस से मतलब क्या समझते हो आप स्टूडेंट से? माइक खोल के बताओ। सर, सर जिनको भी जो हम अपना सामने लेक्चर से सर प्रेजेंट सुनने कर वाला रहे है। हैं, हम्म श्रोतागण। वेरी गुड। सो जैसे कि अभी आप लोग बैठे हो सभी, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका लेवल बहुत अच्छा होगा, जो नवंबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, लगभग 11 महीने से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका लेवल अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, और देखना अब नया सेशन होएगा बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा फिर मैं, या बीएससी के जो बच्चे होंगे उनको और बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, एमएससी के बच्चों का लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा, पीएचडी के बच्चों को पढ़ाऊंगा थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा, डॉक्टरों को पढ़ाऊंगा और लेवल बढ़ जाएगा टीचिंग का। एवरी टाइम टीचर को ये देखना है कि ऑडियंस कौन है, उसके अकॉर्डिंग एक ही टॉपिक को कराने का तरीका अलग अलग ऑडियंस में अलग अलग होगा। और इसके अलावा एक और सबसे जो मेन चीज है कि ऑडियंस की स्ट्रेंथ कितनी है। सामने एक बच्चा बैठा है, सामने 10 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, 1000 बच्चे बैठे हैं, कौन है आपकी ऑडियंस और कितनी है आपकी ऑडियंस, इसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड अप्लाई होगा। If a child can't learn the way we teach, we should teach the way they learn। मतलब कि एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि टीच द वे दे, कैसे बच्चे को समझ आएगा, टीचर को उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को बोलना है, अपने एग्जाम्पल्स को देना है। ये टीचिंग मेथड की स्किल है, एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो टीचिंग मेथड्स आर एज फॉलोज, मतलब कि लार्ज ग्रुप, बड़ा ग्रुप, 1000 लोग हैं सुनने वाले, कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, ऑडिटोरियम में जाके बैठे हो, बाबा रामदेव की जैसी पोजीशन आपकी हो गई है, सामने कई कई 1000 लोग आपको सुन रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग बाबा रामदेव जी ये डिसाइड करेंगे कि मुझे बोलना क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस वो डिसाइड करेंगे। स्मॉल ग्रुप टीचिंग, अगर वो ही बाबा रामदेव एक ऑफिस में बैठ गया और उसके सामने थोड़े लोग आ गए, 10-12 लोग बैठे हैं, उसके वो वहां पे उनकी बोलने का स्टाइल अलग होगा, और पर्सनल मिल रहे हैं, आप इंडिविजुअल बाबा रामदेव जी से जाके मिल रहे हो, इंडिविजुअल उसको बोलने का तरीका, उसकी एग्जाम्पल्स अलग होंगे। समझने की कोशिश कीजिए, ग्रुप कौन है, कौन आपकी ऑडियंस है, वो बताएगा आप क्या लैंग्वेज, कौन सा मेथड आप यूज करोगे, और वही आपका डिसाइड करेगा कि आप अच्छे टीचर हो या अच्छे टीचर नहीं हो। इतनी बात क्लियर होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेथड बहुत सारे हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, मतलब कि शिक्षक आधारित, जिसको हमने पेंडागोगिक बोला था, कि मतलब कि उसमें टीचर की एक्टिव रहता है, बच्चे कोई जरूरी नहीं है एक्टिव हो या ना हो, बच्चों को बोलने का मौका भी बहुत कम मिलता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट बच्चों की नहीं होती, टीचर की सबसे ज्यादा रहती है। जैसे लेक्चर दे रहा है कोई, आप लोगों ने भी कभी लेक्चर दिया होगा, बाकी ऑडियंस क्या करती है, स्टार्टिंग में क्लैपिंग करेंगे, चलो जी प्रेरणा जी स्पीच दो, स्पीच दे रहे हैं, सभी चुप बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं, सिर्फ आप ही एक्टिव हो, बाकी सभी लोग साइलेंट हैं, एक ही व्यक्ति बोल रहा है, लेक्चर मेथड। टीम टीचिंग, बहुत सारे टीचर एक साथ कोई चीजों को बता रहे हैं, टीम टीचिंग हो गया। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ाया जा रहा है।
मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैंने आप लोगों को ये मेथड बताया था, शायद पता नहीं कितने लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं क्या। मैंने बोला था पहले ही कि आप छोटा ग्रुप बनाओ जिसमें आप कम से कम 2-3 से लेकर के 4-5 लोग हो, 4-5 लोग ग्रुप हो, ग्रुप के अंदर हो। शायद आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। ठीक है। और एक बात है, ग्रुप जब छोटा ग्रुप ही अच्छा होता है, पीछे एक ग्रुप बहुत बड़ा बन गया था और उस बड़े ग्रुप में कितनी बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आई थी, जो जो उन ग्रुप में थे उनको पता होगा कि बहुत ग्रुप जब बहुत बड़ा होता है ना, तब भी समस्या होती है। ग्रुप की भी एक लिमिट होती है कि ग्रुप में कितने लोग हों, तभी उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक रिजल्ट निकल के आता है। सेमिनार है, पैनल डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ट्यूटोरियल्स है, केस स्टडी है, रोल प्ले है, सिमुलेशन है, डेमो सेशन है। ठीक है। जो मेन मेन होगा मैं आपको एक एक करके अभी विस्तारित रूप से आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है। ये ओवरव्यू दिया मैंने। इसी तरीके से टीचिंग मेथड्स हैं, इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, जो जो आपके लिए यूजफुल होंगे मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा, और जो आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या खाली ऊपर से ओवरव्यू देके चला जाऊंगा। ठीक है। हम पढ़ते हैं लेक्चरर मेथड, व्याख्यान विधि। देखिए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्लाइड ली है। ठीक है। देखो ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया। तो जिसको ये और ऑलमोस्ट जो है डाटा जो सेम इंग्लिश में होगा सेम हिंदी में होगा, तो जिसको जोन सी कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से वो इंग्लिश का पढ़े या हिंदी का पढ़े। जो बहुत सरल इंग्लिश है उसकी मैंने ट्रांसलेशन नहीं लिया, बाकियों की मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों की ट्रांसलेशन सेम रखा गया, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। जो मुझे अभी आसान लगेगा मैं अपने अकॉर्डिंग मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो लेक्चर मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं व्याख्यान विधि। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए आप लोगों ने भी कभी लेक्चर दिए होंगे जिसमें एक ही पर्सन जो सामने खड़ा है, फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, सामने ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस कितनी भी हो सकती है। लेक्चर मेथड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर ऑडियंस बहुत ज्यादा हो सकती है, हजारों लाखों भी ऑडियंस हो सकती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़ी विशेषता है व्याख्यान विधि की, सबसे ज्यादा नॉलेज बहुत ही कम टाइम में दे सकते हैं लेक्चर मेथड में। अपने देखिए हर मेथड के अपने बेनिफिट हैं और अपने नुकसान हैं, हर मेथड के। लेक्चर मेथड बहुत जगह यूजफुल है, बहुत जगह इसके डिमेरिट्स भी हैं सब। ठीक है। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में शिक्षक की क्रियाशीलता अधिक रहती है। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता से जल्दी बताओ आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज क्रियाशीलता। स्पीकिंग। क्रिया का मतलब होता है एक्शन, कि टीचर ही एक्टिविटी। भेजना एक्टिविटी। पास। वेरी गुड। टीचर एक्टिव है। अब मान ले कि प्रिया जी लेक्चर दे रही है, अब प्रिया जी की मर्जी है ना, वो डेमो या खाली स्पीच दे, या उनको क्या बोलना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं। जो लेक्चर दे रहा है वही तो सोचेगा ना, उसी को ही पसीना आएगा, डर लगेगा उसको लगेगा, ताली बजेंगे उसके लिए बजेंगी, है जो भी होगा। वो जो लेक्चर दे रहा है वही एक्टिव होगा, बाकी तो पैसिव रहेंगे। और छात्र इस शिक्षण विधि में मात्र श्रोता बनकर रह जाता है, मतलब कि जो बाकी ऑडियंस है वो सिर्फ सुनती है, वो कुछ पार्टिसिपेट नहीं करती, बोलती नहीं, जब तक उनको बोलने का मौका ना दिया जाए। और ऑलमोस्ट लेक्चर मेथड में टीचर ही बोलता है, बच्चे नहीं बोलते, बोलते हैं तो चुप करा देते हैं, बेटा चुप हो जाओ, असेंबली में क्यों बोल रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, डिसिप्लिन बना के रखो बच्चों को, बिल्कुल कीप एंड क्वाइट, स्टैचू बना के रखते हैं। छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने के लिए अध्यापक कभी कभी प्रश्न विधि की भी सहायता लेता है। जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं बहुत सारे टीचिंग मेथड एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ,
बहुत सारे एक साथ अप्लाई कर रहा हूं मैं। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये डेमोसेशन मेथड है। डेमोसेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है, इसलिए तो आप लोग बार बार तारीफ करते हो कि राहुल सर अच्छा पढ़ाते हैं। ये डेमोसेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेरी आपके सामने बन गई, और मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले, आप लोग सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, और 1 घंटा मैंने ऐसे बोलने में निकाल दिया। मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई। आया टीचिंग ये है, टीचिंग ये है, लर्नर ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, कैरेक्टर से ये है, इसके बेनिफिट ये, एडवांटेज ये, मेरिट्स। मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो। दैट इज ओनली लेक्चर्ड मेथड। और कभी कभी लेक्चर मेथड में क्या होगा, ऑलमोस्ट बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को चाहिए कुछ नया दिखे, कलरफुल दिखे, कुछ पिक्चर दिखे, नया एग्जाम्पल मिले। वो बच्चों के इन्वॉल्व, कभी कभी जो लेक्चर देने वाला है बीच बीच में बोलेगा, जैसे मैं बीच बीच में आप लोगों को एक्टिव रखता हूँ, बताइए इसका मतलब क्या है, बीच बीच में इसका मैसेज करो, तो उससे क्या होता है ना, आप लोग एकदम एक्टिव हो जाते हो और अपने मैसेज करते हो, तो आपका माइंड कहीं और भी होता है ना, तो भी ये रहता है। और कई लोग एक्टिव इसलिए रहते हैं, अरे सर राहुल सर तो कभी भी माइक खुलवा लेते हैं किसी का, तो क्लास में एक्टिव रहो। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है जिससे बच्चों को जोड़ा रखना पड़ता है क्लास में। तो ठीक है, ये हो गया। व्याख्यान विधि में शिक्षक से अधिक परिश्रम करना होता है, मतलब कि जो है टीचर ज्यादा काम करेगा इसमें, और कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को व्याख्या की तैयारी करनी पड़ती है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी लेक्चर दिया होगा, और आपको पता होगा एक लेक्चर देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों ने स्कूल टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में कोई प्रेजेंटेशन दिया होगा, और आपने कितनी मेहनत किया होगा। और आप मेरी दृष्टिकोण से देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये टॉपिक मेरे लिए भी बिल्कुल नया टॉपिक है, और आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो कितनी मैंने मेहनत किया होगा आप लोगों की स्क्रीन पे आने से पहले। तो अगर क्लास बेस्ट बनानी है तो टीचर को पीछे से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों के सामने ऐसे कैसे मुंह उठा के आ गया और क्लास में आके सोच रहा है कि मुझे क्या पढ़ाना है। नहीं, पूर्व प्लानिंग होती है, पहले से प्रिपरेशन होती है, उसकी स्लाइड, उसके नोट्स, उसको डाटा, सब चीज प्री प्लान्ड होता है, तभी क्लास में इफेक्टिवनेस आती है, अदरवाइज नहीं आती। आप देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। व्याख्यान विधि मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कि पैसे कम लगते हैं। देखो सबसे सरल है, अगर मैं डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज कर रहा हूं तो मुझे लैपटॉप चाहिए, और लेक्चर मेथड तो मैं डायरेक्ट फोन से भी करा सकता हूँ, क्योंकि कैमरा खोलो और पढ़ा दो। या अगर ऑफलाइन की बात करूं, तो जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, ये आदमी है, आया सामने लेक्चर देने आया, पढ़ाया और चला गया, कोई खर्चा नहीं लगा, खाली टीचर का टाइम लगा। खर्चा तो तब लगता है ना जब कुछ प्रेजेंटेशन बनती, प्रोजेक्टर चलाता, या डेमोस्ट्रेशन के लिए कुछ नए नए आइटम्स लेके आता है। तो इसलिए ये सबसे कम पैसा बहुत कम लगता है। लेक्चर मेथड सबसे इजी है, आओ पढ़ाओ और चले जाओ, कोई खर्चा नहीं लगना। हाँ, टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, बस ये कंडीशन बनती है यहाँ पे। इसका प्रयोग उपकरण व प्रदर्शन की आवश्यकता, देखिए कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए लेक्चर मेथड में, और अन्य विषयों के साथ आसानी से सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। लेक्चर किसी भी चीज का दे लो, बायोलॉजी का दे लो, फिजिक्स का दे लो, केमिस्ट्री का दे लो, मैथमेटिक्स का दे लो, योगा का दे लो, षटकर्म का दो, आसन का दो, मेडिटेशन का दो, दुनिया भर का किसी कुछ भी बोल सकते हैं लेक्चर के अंदर। इस शिक्षण विधि के द्वारा नवीन विषयों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुछ नया चीज हमें सिखाना हो, नई चीज बोलनी हो, तो भी व्याख्यान विधि ज्यादा अच्छी रहती है। बालकों को मौलिक चिंतन की क्षमता हो, मतलब कि बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, ये थोड़ा इसका साइड इफेक्ट भी है, एकदम से बच्चे ज्यादा नहीं समझ पाते। लेकिन जो हाई लेवल के जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चों का रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन लेवल बढ़ाना है, तो लेक्चर मेथड ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज बात अगर ये की जाती है कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ये क्वेश्चन एक बार नेट पेपर में आया था, तो उसमें आएगा आपका
डेमोस्ट्रेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे मैं भी आप लोगों को यूज कर रहा हूँ, डेमोस्ट्रेशन मेथड दिखा रहा हूँ, स्लाइड पेन का यूज कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, जो मुझे पढ़ा रहा हूँ उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आपको अटेंशन एकदम से चली जाती है, सर यहाँ से पढ़ा रहे हैं। अब ये पेन दिखना बंद हो गया तो मैं एक बड़ी सी लेजर लाइट ले आऊंगा आपके सामने। हाँ, अब लेजर लाइट आपको समझ आ रही है कि सर यहाँ से पढ़ा रहे हैं। दैट इज डेमोस्ट्रेशन मेथड। ठीक है। इस शिक्षण विधि के द्वारा पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है। हाँ, टाइम की सेविंग होती है, ध्यान रखिए। व्याख्यान विधि में टाइम कम लगता है क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ नहीं है, आओ ज्ञान दो और चले जाओ। थोड़े समय में अधिक वस्तु, थोड़े टाइम में, क्योंकि टाइम तो वेस्ट हो ही नहीं रहा। टीचर को एक्टिंग नहीं करनी, कोई डेमो नहीं करनी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना। हाँ, एक चीज ध्यान रख लेना, व्याख्यान विधि एक ऐसी मेथड है, लेक्चर मेथड, जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज दी जाती है। ये पेपर में आया था क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नॉलेज मिलती है लेक्चर मेथड में। हाँ, बात वो अलग है कि वो नॉलेज समझ आए या ना आए, वो बात अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा नॉलेज होती है लेक्चर मेथड में। डेमोस्ट्रेशन मेथड में नॉलेज मिलती है, टाइम भी कंज्यूम होता है, बच्चों को समझ भी आता है, लेकिन फिर भी ज्यादा नॉलेज जिस मेथड में होती है, भरी पड़ी हुई होती है, वो है लेक्चर्ड मेथड। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, क्वेश्चन समझना, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है। अध्यापक के व्यक्तित्व का, हाँ, पर्सनैलिटी, कल मैं बात कर रहा था आप लोगों को। देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रही है फोटो, ये आदमी आपको क्या लगता है कौन होगा? आइडिया प्रोफेसर। कैसे लगा आपको प्रोफेसर है ये? क्योंकि ये बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। हाँ, और इसकी देखो कोट बूट डाल के आया है भैया, चश्मा डाल के आया है, स्टैंडर्ड इसका अच्छा दिखता है, हमें जो दिखता है वैसे ही दिखता है, ऑलमोस्ट ऐसा होता है। एक सामने आएगा एक हल्की सी टी शर्ट में, गंदी सी टी शर्ट में आ जाएगा, उसको तो टीचर भी नहीं मानेंगे, ये टीचर है क्या? पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है, आप कौन हो। ठीक है। कि लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव रहता है, स्पष्टीकरण की सजगता को बालकों का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसे कि कल मैं बता रहा था, आप एग्जाम्पल के लिए ये रहा, इस टीचर की वेशभूषा क्या बता रही है, किसकी टीचर है ये? ये है, बताओ जल्दी, किसकी टीचर है ये? साइंस का टीचर। नर्सरी। बायोलॉजी की टीचर, साइंस की टीचर लग रही है हमें, इसकी ड्रेस कोडिंग बना रही है। तो लेक्चर मेथड में, क्योंकि हम और तो कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो टीचर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मायने करती है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे इंग्लिश वाले, यहाँ से मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ी सी इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ। ये ऑडियंस होती है, दिख रही है आपको ऑडियंस, ऑलमोस्ट लेक्चर में यही होता है ज्यादातर, क्योंकि लेक्चर लंबे लंबे होते हैं। आदर व सम्मान के योग्य हमारे मुख्य अतिथिगण, आपका स्वागत है, विद्यालय के मुख्य अध्यापक जी आपका स्वागत है, यहाँ आए, ये आपका स्वागत है, उनका 10 मिनट तो स्वागत में चला जाता है, और फिर वो 10 मिनट वो अपनी कहानी सुनाते हैं। तो ऑडियंस इसमें बोर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा बोर होते हैं। असेंबली में आप लोगों ने फेस किया होगा, जब स्कूल की असेंबली होती है, कोई आता है लेक्चर देता, बोर होने लग जाते हैं, यार कब ये लेक्चर खत्म होएगा, क्योंकि ये बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चों का बच्चों को, ऑडियंस को मजा कब आएगा? या तो उनको सामने कुछ दिखे, खेल कूद तमाशा, तब उनको मजा आएगा, या जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, तब बच्चों को मजा आएगा। तब बच्चों को चांस ही नहीं बनता कि बच्चों की कमर भी झुक जाए, बच्चों का हाथ ही अगर सिर के नीचे लग जाए, हाथ सिर के नीचे लग गया तो समझ जाओ कि बच्चे बोर होना शुरू हो गए। बच्चे बिल्कुल एक्टिव होंगे, अगर टीचर अच्छा है तो कभी बच्चे बोर नहीं हो सकते।
वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बहुत सारे लोग ऑफलाइन क्लास को इतना बेकार बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि बहुत कम, रेयरली लोग होंगे जिन लोगों को क्लास में नींद आती होगी। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी टीचिंग अच्छी है तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बच्चे एक्टिव होंगे। बच्चे बस में भी बैठ के क्लास लेंगे, मेट्रो में जाके क्लास लेंगे। आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ, ऑनलाइन और ऑफलाइन को दोष मत दो। ठीक है, आप ये पढ़ लेंगे, बाकी आप समझदार हैं, ज्यादा मैं नहीं टाइम खराब करूंगा, एक ही चीज पे आगे बढ़ते हैं। टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड क्या होता है? इसमें टॉपिक क्या होता है, टीचर ज्यादा होते हैं। देखिए क्या है, टीम टीचिंग इज एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप्स in which two or more teachers are involved in planning, executing, evaluating the learning experiences of a group of the students। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या क्या, टू और मोर टीचर्स। नॉर्मली क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कितने टीचर आते हैं आपको जल्दी बताएं माइक खोल के। एक ही टीचर आते हैं। एक ही आते हैं। जनरली एक टीचर आता है, लेकिन इस टीचिंग मेथड में एक टीचर नहीं होगा, मिनिमम टू या दो से ज्यादा टीचर होंगे। ये इस टीचिंग मेथड की खासियत है। आपको देखो फोटो में भी मैंने छाट के लगाई है, कितने टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं? 2। दो टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मैडम खड़ी है सामने और एक जेंट्स जो हमारे टीचर खड़े हैं, दो टीचर सामने खड़े हैं। और भी टीचर हो सकते हैं। अब हो सकता है कि ये मैडम केमिस्ट्री की टीचर हो और ये जो जेंट्स टीचर है मैथ के टीचर हो या फिजिक्स के टीचर हो, और दोनों एक साथ आपको पढ़ा रहे हो एक ही टॉपिक के हो। अब ये मैडम अपने व्यू दे रही है और टीचर अपने व्यू दे रहे हैं, बच्चों को, बच्चों के हिसाब से बच्चे, बच्चों को वो चीजें और जल्दी समझ आएंगी। ये बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है, टीचर ज्यादा होंगे तो मैनेजमेंट को टीचर ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो टीचर की सैलरी भी देनी पड़ेगी, टीचर का टाइम ज्यादा लगेगा। ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, दोनों टीचरों को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि बोलना क्या है। अकेले टीचिंग में तो काम चल जाता है, कुछ भी बोल दो। अब दोनों टीचर को एक ही टॉपिक पे बोलना है तो पहले बात करनी पड़ेगी, हाँ जी मैडम आप क्या बोलोगे, अच्छा दूसरी कहेगी हाँ हम ये बोलेंगे। जैसे आप लोग क्विज में करते हो, दो दो लोग क्विज कंडक्ट करते हो ना, दो टीचर एक साथ, तो आपस में आप लोग बात करते हो ना कि पुष्पा जी आप ये बोलेंगी, पूजा जी आप ये बोलेंगी, अच्छा आप ये पेज प्रेजेंट कर देना, ये वाला पेज मैं प्रेजेंट कर दूंगी। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हो ना? जल्दी बताओ, बनाते हो ना? जी सर। यही तो है टीम टीचिंग मेथड, जिसमें ज्यादा टीचर हो एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेथड है, बच्चों को, क्योंकि ज्यादा टीचर आएंगे तो बच्चों को नॉलेज ज्यादा मिलेंगी। सिंपल। ऑप्टिमाइज यूज द मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। मैडम अलग टेक्निक से पढ़ाएंगी, मैडम के अपने एग्जाम्पल्स होंगे, जेंट्स टीचर के अपने एग्जाम्पल्स होंगे, दूसरा और टीचर होगा उसके अपने एग्जाम्पल्स होंगे। तो बच्चों का तो बेनिफिट हो गया ना, बच्चों को ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बच्चों को ज्यादा समझ आएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, अपने आप ही ज्यादा टीचर होंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपस में टीचरों में भी कंपटीशन होता है कि मैं उससे बेस्ट पढ़ाऊं, मैं उससे बेस्ट पढ़ाऊं, मैं उससे बेस्ट पढ़ाऊं। इस बेस्ट के चक्कर में बच्चों का बेनिफिट हो जाता है। तो अपने आप ही ये मैडम सोचेगी मैं और अच्छा पढ़ाऊं, ये बोलेगा मैं और अच्छा पढ़ाऊं, तो इस बच्चों को तो बेनिफिट हो रहा है ना, टीचिंग क्वालिटी तो बढ़ेगी ना। अब अकेला टीचर है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, बड़ा आलस में चलो हो गया और नहीं पढ़ना, बस आ जाएगा पेपर में, वो इतना ध्यान नहीं देता। जब लेकिन उसके कंपटीशन में दूसरा टीचर है, वो फिर एक्टिव हो जाता है, अच्छा उस टीचर ने ये कराया मैं भी कराऊंगा, अपने आप ही क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने का।
अब इसकी लिमिटेशंस के नुकसान क्या कि फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल कॉम्पिटिशंस इन ए डिफिकल्ट टास्क, एक यानी कि कोई टॉपिक दे दिया, अब दोनों टीचरों का उसमें पकड़ है या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भैया। ये केमिस्ट्री की टीचर है, ये मैथ के टीचर है, क्या पता मैथ वाले को केमिस्ट्री नहीं आती हो, केमिस्ट्री वाले को मैथ नहीं आता हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें पहले ही बात करनी पड़ेगी कि दोनों टीचरों को वो आता है या नहीं आता है। मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ज्यादा टीचर चाहिए, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा खर्चा लगेगा, तो ये नुकसान हो गया, मैनेजमेंट को नुकसान होएगा, ज्यादा टीचर रखने पड़ेंगे उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए। नॉट यूजफुल टीचिंग, हाँ हर टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता, हर टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। जल्दी से एग्जाम्पल दो, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें ज्यादा टीचर नहीं पढ़ा सकते, जल्दी से माइक खोल के बोलो, माइक खोल के। सर लेक्चर मेथड में कम ऑन सोचो सोचो माइंड पे। सर मैथमेटिक्स में थोड़ी मुसीबत हो जाएगी पढ़ाने में दोनों को। योग वेरी थेरेपी गुड। नहीं योग थेरेपी ना जी, उसमें तो ज्यादा टीचर यूजफुल हैं, थेरेपी में तो ये गलत बोल दिया, मैथ का सही बोला, क्योंकि मैथ में एक रिदम को लिया जाता है, एक टीचर की अपनी टेक्निक होती है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैथ में भी टीचिंग मेथड, अगर एक मैडम अपनी टीचिंग एग्जांपल्स दे रही है, दूसरा दूसरी टेक्निक से समझा रहे हैं, तो यूजफुल भी हो सकता है। थोड़ा और दिमाग लगाओ अपने माइंड के ऊपर, और टीचिंग कौन सी हो सकती है सब्जेक्ट? एनाटॉमी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हाँ मान सकते हैं, और बोलो और सोचो। सर शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा, थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है ये भी, ठीक है। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। सर कोई एक्यूरेट सब्जेक्ट बताइए जिसमें फुली अप्लाई हो रहा हो ये। अच्छा एक्यूरेट सब्जेक्ट जानना है आपको, ठीक है। एक्यूरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, सर मैथ, फिजिक्स बायोलॉजी, सर साइंस। फिजिक्स में एक फिजिक्स, टॉपिक है विक्टर, और उस वही टॉपिक जो है मैथ में भी पढ़ना रहता है, तो दोनों एक साथ पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स वाले भी तो और मैथ वाले दोनों फिजिक्स एक वाले भी और मैथ मैथ में वाले भी। फर्स्ट। जी एक मिनट रुकिए, हाँ देखो मैं आपको, मैं दूर कहाँ जा रहा हूँ, हमारे सामने हमारा उदाहरण पड़ा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ठीक है। आपको पढ़ा रहा हूँ ना ऑनलाइन, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जल्दी बताओ। टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर मैं अपने साथ में पुष्पा जी को मिला लूं, 1 मिनट मैं बोलूं 1 मिनट पुष्पा जी बोली, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना, जी सर, ये क्या यही हो रहा सब है, सही सब्जेक्ट है। हो जाओगे ना कंफ्यूज। जी सर। अब बोलोगे सर नहीं आधा घंटा आप आज पढ़ा दो, पुष्पा जी आप कल पढ़ा देना, या बाद में पढ़ाना, ऐसा मत करो जी, 1 मिनट आप पढ़ा रहे हो, 1 मिनट पुष्पा जी पढ़ा रहे हो, 1 मिनट ये बोल, तो आपके अब तक कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है ये क्लास में, क्लास की खिचड़ी बना दी टीचरों ने, है ना। जी सर। सर एक एक ऐसा विषय भी हो सकता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें भी सर अलग अलग थॉट्स आते हैं, वो भी हम्म इस तरह का हो सकता बिल्कुल है। सही है, तो कुछ जरूरी नहीं है दोनों टीचरों के थॉट्स मैच करें, दोनों एक दूसरे, जैसे कि हाँ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक आपको आर्य समाजी मिल गया, एक सनातन परंपरा वाला मिल गया, अब दोनों टीचर एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब वो आर्य समाजी वाला बोलेगा भगवान तो निराकार हैं, और दूसरा सनातनी बोलेगा साकार है, और टीचर ही आपस में झगड़ जाएंगे, है ना। तो हो गया ना अगेंस्ट दोनों का, एक ही टॉपिक, दोनों टीचर नहीं पढ़ा सकते उस टॉपिक को, अलग जी अलग जी बिल्कुल। विचारों वाले, ठीक है। दर्शन का टॉपिक आप लगा लो, ज्यादा सूट करेगा दर्शन का सब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वायर्स मच टाइम, हाँ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, दोनों टीचरों को प्लान करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये टीम टीचिंग मेथड। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स, छोटा ग्रुप हो पढ़ाने का, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ instruction delivery for the learning of small groups numbering between 3 to 12, छोटा ग्रुप, थोड़े ही बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, ट्रेनर्स लीन टूवर्ड्स ट्रेनी सेंटर्ड अप्रोच, जैसे कि पीएचडी में बहुत कम बच्चे होते हैं, हमारे ग्रुप में यहाँ 15 बच्चे हैं इस व्यासा में,
छोटा ग्रुप है। लेकिन एमएससी में आप लोगों ने भी देखा होगा 40-40, 50-50 बड़े बहुत संख्या होती है क्लास में। तो इसलिए जितनी हाई लेवल की क्लासेस होती है ना, अपने आप ही ऑडियंस कम हो जाती है और टीचर ज्यादा फोकस कर पाता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो देखोगे ना आप, एक एक टीचर के नीचे सिर्फ 3 बच्चे, 2 बच्चे, एक बच्चा, बस। इतना छोटा ग्रुप हो गया है। अब वो उसको टीचर ज्यादा टाइम देगा ना, उस बच्चे को ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएगा। अब छोटे ग्रुप में मेथड बहुत सारे हैं। ग्रुप डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका 3 से 5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, होगा आप लोगों का, और आप लोग डिस्कस भी करते होंगे आपस में। एक आपका अच्छा दोस्त भी होगा जिससे आप डेली डाउट्स लेते होंगे, या एक दिन में, सप्ताह में लेते होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन इज ए टाइप ऑफ डिस्कशन दैट इन्वॉल्व्स पीपल शेयरिंग आइडियाज और एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पे मैं क्लासरूम डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल की बात नहीं कर रहा। ये देखिए, ये बच्चे हैं, क्लासरूम में है ये, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने पिक्चर छाट के लगाई है आपके लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये येलो वाला टीचर है। येलो वाला कौन है? टीचर। येलो वाला टीचर और बाकी कलर हेड वाले ऑफ। स्टूडेंट है। हाँ, ठीक है। या हेड ऑफ द ग्रुप, बच्चा भी हो सकता है हेड ऑफ द ग्रुप। ओके, मॉनिटर हो गया इस बच्चे ग्रुप का, ठीक है। अब यहाँ पे टास्क दे दिया, बोलने का मौका दिया, चलो पॉल्यूशन के ऊपर बोलो। ऑरेंज वाला बोलेगा पॉल्यूशन ऐसे होता है, रेड वाला बोलेगा अच्छा ये होता है, पिंक वाला बोलेगा, ब्लू वाला बोलेगा, स्काई वाला बोलेगा, ग्रीन वाला बोलेगा। सभी अपने अपने व्यूज देंगे, आपस में डिस्कस होगा, और बाद में जो ये लीडर होगा, ये हेड ऑफ द होगा ग्रुप, एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि हाँ ये है एक्चुअल को ये चीज चल रही है। कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, लैंग्वेज स्किल्स, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, बोलने की आदत पड़ेगी बच्चों को। एक कला है कि बोलना कैसे होता है, छोटे ग्रुप में बोलेंगे तभी तो बाद में जाके बड़े ग्रुप में बोल पाएंगे। लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी, एकेडमिक नॉलेज होगी, लीडरशिप क्वालिटी जागेगी। पहले थोड़े लोगों में बोलो, उसके बाद बड़ी पब्लिक में बोलोगे। अभी आपको मौका मिल रहा है क्विज में बोलने का, टीचर बनने का। यहाँ गलती करोगे चलेगा, कल को आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने जाओगे, अगर हेजिटेशन यहाँ नहीं निकली तो वहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए अपने आपको प्लेटफॉर्म मिला है एमडीवाई का, इसका फायदा उठाओ और अपने उस हेजिटेशन को दूर कर दो। टीम वर्क, जनरल नॉलेज, ठीक है। छोटा ग्रुप टीचिंग मेथड, इसके अपने बेनिफिट से मैंने लिए नहीं, आप अपने हिसाब से लगा लेंगे बेनिफिट, इसके साइड इफेक्ट। सेमिनार को लेता हूँ। अब सेमिनार में तो भैया 500, 1000, 2000 इतने लोग होते हैं। यदि आपको फोटो दिख रही होगी ऑडिटोरियम की, सामने एक बैठा हुआ है, ये दे रहा है, इतने सारे हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं। एक ध्यान दीजिए, जल्दी मुझे बताइए, सेमिनार और वेबिनार में अंतर क्या होता है, जल्दी बताओ। सेमिनार ऑफलाइन होगा और वेबिनार वेरी ऑनलाइन। गुड। आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी कोविड के टाइम में हर जगह पे वेबिनार 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 वेबिनार, सेमिनार नहीं, वेबिनार। ऑनलाइन हो रहा है वो तो वेबिनार, और ऑफलाइन हो रहा है तो सेमिनार। क्या है कि इट इज ए टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आप लोगों ने दिया भी होगा ना, अभी पीएचडी वालों के लिए कंपलसरी होता है, आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा। कितने लोगों ने अटेंड किया, जल्दी बताओ। सेमिनार कितने लोगों ने अटेंड किया है? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो शायद आपको ज्यादा पता होगा इन चीजों का। वेरी गुड। प्रिया जी, माइक खोल के बताओ, क्या देखा, क्या होता है सेमिनार, अपने वर्डों में आपने अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर मैंने ये सेमिनार मुरारजी देसाई में देखा है, वहाँ सर बड़ा सा हॉल होता है, उसमें कोई भी अलग टीचर्स की लोगों की टीम आई हुई होती है, तो उसमें कोई भी एक अपने विषय को पूरी
बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंट करता है और अपने विषय को पूरे इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। और पूरी प्रेजेंटेशन के बाद में और फिर उनमें से कुछ लोग जो सच में क्वेश्चंस ज्यादा क्यूरियस है उनका फिर वो आंसर भी दे रहे हैं अपने तरीके से। वेरी गुड, जो मैं चीज बोलना चाह रहा था प्रिया जी ने बोल दी। अब मैं उसी को लैंग्वेज में पढ़ के सुनाऊंगा। अब आप लोगों में से ऐसा कौन है जिसने सेमिनार में प्रेजेंटेशन दी हो, सामने आओ और अपना एक्सपीरियंस बताओ शॉर्ट में, जिसने सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिया हो। एनीवन है कोई क्लास में अभी? हाँ, माइक खोल के आओ सामने अजीत जी। यस सर, वहाँ जो है ना सेमिनार क्या में दिए टॉपिक हैं। था, कहाँ था, कौन ऑडियंस थी, थोड़ा सा बताओ अच्छे से। ये वही सेमिनार में होता है सर कि कोई टॉपिक एक सिलेक्शन करना रहता है, उस पर जो है बोलना रहता है, तो जो वक्ता आते हैं वो अपना उस पर स्पीच देते हैं, फिर बाद में जो है उसी से वहाँ पर जितना भी ऑडियंस रहते हैं उससे फीडबैक भी लिया जाता है इसमें सर। यही इसमें सेमिनार का क्वालिटी है सर। वेरी गुड। और आप ध्यान रखिए, पेपर प्रेजेंट करना होता है। अभी पीएचडी आप लोग करोगे ना, तो आपके लिए कंपलसरी है भैया, 3 पेपर आपको दिखाने हैं जा करके, हैं कॉन्फ्रेंसिस में जा करके दिखाने हैं, वहाँ पे अच्छे से अच्छे लेवल के जर्नल में पब्लिश कराने हैं, जाके बोलना पेपर है। एज सच रिसर्च जो की है वो। हाँ, रिसर्च अभी आओगे ना, बीच जाओ पीएचडी में आओ बच्चों, पता चलेगा अभी आगे आगे कितने चैलेंजेस आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे ही हजारों की संख्या में आपको भी बोलना पड़ेगा, है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए अभी जैसे भी बोला कि इट इज ए टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इससे पहले क्या था, एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन था, ये रहा छोटे लोगों का डिस्कशन था। अब ये है बड़े ग्रुप का डिस्कशन। जैसे भी प्रिया जी ने बताया, उन्होंने मोरारजी में देखा, मोरारजी में वहां पे लोग आए, उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया और बाद में अपने डाउट्स भी लिए बच्चों के, यानी कि बच्चों के भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सेमिनार है। लेकिन बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल 5-10% होती है। यही था प्रिया जी, बताओ क्या हमें ज्यादा जी जी। बच्चे बोल रहे थे क्या? नहीं, सबसे लास्ट में वो भी फिर टाइम की कमी होती है तो कुछ ही क्वेश्चंस लिए जाते हैं। बिल्कुल 5-10% ही इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की, एंड में मेन जो स्पीकर है उसी की रहती है सारी चीज। जैसे भी मैं आप लोगों को बार बार बोलने का मौका दे रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें वो कंटिन्यू आधे घंटे 10 मिनट जितना उसका वो बोलेगा, लास्ट में बोलेगा हाँ अब बोलो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। बीच में कोई नहीं बोल सकता। Preparation a paper given topic, issue, problem, which is then presented to the whole group for discussion and analyze। पूरे ग्रुप के सामने वो टॉपिक दे दिया, डिस्कस किया और एनालाइज, बाद में अपने अपने व्यूज देंगे लोग। A series of seminars can be presented by the trainers around a major topic। कोविड का टॉपिक है, कार्डियो का टॉपिक है, डायबिटीज का टॉपिक है, योगा थेरेपी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक लिया है, सटकर्म का लिया है, प्राणायाम का लिया, कौन सा टॉपिक है, मेजर टॉपिक होगा, और उसके ऊपर आकर के डिस्कस करेंगे, सो दैट दे फॉर्म ए लिंक्ड सीरीज ऑफ डिस्कशन। द मेन स्टेजेस इन सेमिनार आर प्रिपरेशन फॉर पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर एंड डिस्कशन। 3 चीज है मेन। पेपर प्रेजेंट करेगा जो सामने वाला आया है तैयारी कर के, प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट करेगा, और लास्ट में वो जैसे कि अभी बताया कि लास्ट में वो कुछ डिस्कस भी कर सकता है, लास्ट में 2-4 मिनट। जो जिन बच्चों को ऑडियंस को कुछ दिक्कत होगी वो क्वेश्चन करेगी लास्ट में। एडवांटेज ऑफ सेमिनार, दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस। अब ये देखियो सेमिनार चल रहा है, इस पर्सन ने अपना प्रेजेंट किया, अब ये लेडी लास्ट में अपना क्वेश्चन पूछ रही है। सोच लो ये मोरारजी देसाई है, ठीक है, ये प्रिया जी बैठी है, इन्होंने हाथ उठा लिया, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रहती है कि इंडिपेंडेंस विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो है ना पार्टिसिपेंट्स, ये हम में से ही कोई होता है, ऐसा नहीं है कोई दूसरी दुनिया का बन के आएगा ना, कि कि इसमें क्या होगा कि जो भी आ रहा है प्रेजेंट करने के लिए,
उसका तो बेनिफिट होगा ना, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होंगी जो प्रेजेंट कर रहा है। It provides opportunity for the trainers to prepare and contribute to a particular topic thoroughly. एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक ना, स्पेसिफिक नैरो 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 होता जाएगा। जैसे रिसर्च में किया जाता है, जैसे कि रिसर्च में आपका टॉपिक मान लीजिए आप कर रहे हो कि इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डायबिटीज। कितना ब्रॉड टॉपिक है, डायबिटीज से तो भैया करोड़ों में लोग हैं। अब क्या करोड़ों लोगों में कैसे आप उसको नैरो करोगे? आप बोलोगे इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डायबिटीज हु लिव्स इन दिल्ली। अब थोड़ा कम हो गया, पहले तो पूरे वर्ल्ड में चले गए थे, अब दिल्ली के लोगों के ऊपर डायबिटीज, लेकिन दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं। आप बोलेंगे इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डायबिटीज इन दिल्ली ऑन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40। अब दिल्ली के लोग हैं जिनको डायबिटीज है, और दिल्ली के भी वो लोग हैं जो 30 से 40 के एज में हैं। अब और इसको नैरो करेंगे, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डायबिटीज इन दिल्ली on the age of 30 to 40 on female who are housewife, और छोटा हो गया, पर्टिकुलर नैरो टू नैरो हो गया। इसका मतलब यही है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनर्स टू प्रिपेयर एंड कंट्रीब्यूट टू ए पार्टिकुलर टॉपिक थ्रूली। पर्टिकुलर टॉपिक होगा एक स्पेसिफिक, उसके लिए यहाँ पे सेमिनार होता है। जो आप रिसर्च में स्पेसिफिक नैरो टू नैरो होती है रिसर्च। It provides opportunity to the trainers towards practical group leadership and allows them to use analytical skills. Analytical development होता है overall. Research on conclusion solve a problem. क्योंकि इसमें लास्ट में डिस्कस होता है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है। फिर इसके कुछ नुकसान है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप जाओगे ऑडिटोरियम में, जाओगे ऑडिटोरियम को बुक कराना पड़ेगा, हजारों लाखों रुपए उसको बुक कराने में लगेंगे, लोगों के लिए नाश्ता पानी भी कराना पड़ेगा, इतने सारे लोग आएंगे, आने जाने का खर्चा, टाइम लगेगा बहुत, क्योंकि हजारों लोग बैठे हैं तो उनको 10-20 मिनट तो आने जाने में ही लग जाएगा, सीट को बैठने में आधे घंटे से ज्यादा लगेगा सीट पे बैठने में, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये स्ट्रेसफुल है ये पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके लिए भी। इट नीड्स ए ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स विद फेयरली हाई लेवल ऑफ, यानी कि भैया 1000 लोग सामने बैठे हैं तो जो प्रेजेंट करने वाला पर्सन भी हाई फाई होना चाहिए ना, लोकल क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। तो ये भी बड़ी सिरदर्दी है कि हाई फाई लोग ही हो जो प्रेजेंट करे स्क्रीन पे, नहीं तो ऑडियंस तो भाग जाएगी ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये अपने अपने बेनिफिट्स और नुकसान है। अब पैनल डिस्कशन, अब पैनल डिस्कशन का मतलब देखिए, आप लोगों ने योगा में देखा होगा, अक्सर योगा में बहुत सारे पैनल डिस्कशन होते हैं। अब मान लो कि कोई टॉपिक चल रहा है, ठीक है, अब हाई हाई लेवल के, जल्दी से मुझे नेम बताएं, इंडिया के अंदर हाई लेवल पे योग में कौन कौन है, उन लोगों के नाम मैसेज करो जल्दी से, या माइक खोल के बताओ जल्दी से, कौन कौन लोग योग में हाई लेवल के हैं जिनका बहुत नाम है। बाबा रामदेव आ गया, एक आ गया, रविशंकर डॉक्टर जी एस रविशंकर, एस वैसा के डॉक्टर रविशंकर, नागेंद्र, योग विद्याधाम, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक डॉक्टर है, सोमवीर आर्य भी है सर, डॉक्टर सोमवीर आर्य हाई लेवल पे हैं वो भी डॉक्टर आजकल। कामाख्यान कुमार, डॉक्टर वेरी कामाख्यान गुड, कुमार, कामाख्यान कुमार स्वामी जी बसव होंगे, रेड्डी, स्वामी निरंजनानंद जी, बसव रेड्डी, स्वामी निरंजनानंद जी, प्रणव पांडे जी, जय देव संस्कृति के इंचार्ज हैं, बहुत देखो बहुत सारे लोग हैं। देखो योग की हाई लेवल पे, हम लोग उनके कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले। या फिर बोलेंगे कि पतंजलि का वाइस चांसलर, ऐसा का वाइस चांसलर है, देव संस्कृति का वाइस चांसलर, गुरुकुल कांगड़ी का वाइस चांसलर, वो हाई लेवल पे लोग हैं, है ना, उनका स्टेटस हाई है। अब क्या है, अब इसमें क्या होगा पैनल डिस्कशन में कि सामने कॉन्फ्रेंस की तरह होगा, सॉरी सेमिनार की तरह होगा, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बोलने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होगा, ऑडियंस को नहीं होगा। ये अंतर है कि सामने वो 7-8 लोग बैठ गए स्टेज पे,
बाबा रामदेव जी अपने व्यूज दे रहे हैं कि कपालभाति ऐसे होता है, इसके ये बेनिफिट है, ये है। अब नागेंद्र जी बोल रहे हैं ना ना ना, इसमें ये कमी है, इसमें ये है। वो आपस में अपने अपने विचार दे रहे हैं, जो हाई हाई लेवल की फैसिलिटी आई हुई है वहां पे, वो लास्ट में कंक्लूजन निकालती है। ऑडियंस सारी सुन रही है, ऑडियंस कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, हाई लेवल की फैसिलिटी बोल रही है, और उन्हीं से कंक्लूजन निकालेंगे। दैट इज पैनल डिस्कशन। समझ आया? जल्दी बताओ जिसको समझ आया, क्या होता है पैनल डिस्कशन? मैं बताऊँ भैया, हाई लेवल का होता है, इसमें बड़े लोग बोलते हैं भैया, छोटे लोग सुनते हैं। हाँ, बड़े लोग मतलब उनके 4 हाथ 4 पैर ऐसे होते हैं क्या? नहीं, क्वालिटी भैया डिग्री ज्यादा होगी। जैसे अभी आप पीएचडी कर लोगे तो फिर आप बोलोगे ना, हम थोड़ी ना बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको भी, आप कभी भी आप भी उस लेवल पे आएंगे, सब लोग आएंगे उस लेवल पे। थी ए पैनल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पर्सन। देखो, 6 से 8 लोग ही होंगे, थोड़ा बहुत एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। 6 से 8 के बीच में लगभग होते हैं, हाई हाई फैसिलिटी। दे कैरेज ऑन गाइडेड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, जल्दी। इनफॉर्मल पता होगा ना आपको? फॉर्मल होता है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, टिक को टिक बोलना, एक भी साइड का वर्ड नहीं बोलना। और इनफॉर्मल मतलब कि कुछ कुछ दोस्तों की तरह बातें करना, पर्सनल एग्जांपल्स देना, इनफॉर्मल होती है। एंड डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस नहीं बोलती। फॉर एग्जाम्पल, ए पैनल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि मौसम में कैसे बदलाव आ रहे हैं, उसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन रखा गया। अब इसमें ये हाई हाई फैसिलिटी, एक अमेरिका का, एक यूएसए का, एक इंडिया का, एक पाकिस्तान का, एक चाइना का, हाई हाई फैसिलिटी को बुलाया, एक सेम ऑडिटोरियम में रखा। अब यही लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अक्सर न्यूज में भी होता है, आप लोगों ने देखते होगे ना, न्यूज में भी कोविड में कितने सारे हुए, हाई हाई फैसिलिटी आ गई स्क्रीन पे। वो मैक्स का डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर, अपोलो का डॉक्टर, वो अलग अलग डॉक्टर आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और बाद में एक निष्कर्ष पे निकाल देते हैं। पैनल डिस्कशन। समझ आया? यस या नो? यस सर। यस सर। आया। अब इसके अपने बेनिफिट, अपने नुकसान है। एडवांटेज कि पैनल डिस्कशन इफ वेल कंडक्टेड, अगर इसको अच्छे से कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, निरंजनानंद जी हैं, प्रणव पांड्या जी, ये हाई हाई फैसिलिटी को एक जगह इकट्ठा करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है ना? इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े लोग एक ही जगह पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? बहुत सिरदर्दी का काम है ना ये। सबका इतना बिजी शेड्यूल, कैसे आएंगे? अगर उसको, लेकिन मान ले आ गए सारे एक ही जगह पे आ गए, अगर वेल कंडक्टेड, इसलिए वेल लिखा है यहाँ पे, अगर ये अच्छे से हुआ, आर यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। एक्चुअल में आप सोच, एज्यूम करके देखो, सारे योग के हाई हाई फैसिलिटी एक ही मंच पे बैठी है और अपने अपने सुझाव दे रही है, तो इतना ज्यादा नॉलेजेबल लेक्चर होंगे वो, इतना मजा आएगा उन लोगों के विचार सुनने में। एक साथ बाबा रामदेव भी बोल रहे हैं, रविशंकर भी बोल रहे हैं, सदगुरु भी बोल रहे हैं, सारा ज्ञान एक ही जगह से मिल रहा है, तो कितना मजेदार होगा वो सीन, है ना? ऑडियंस मजे करेगी। यूजुअली एंड सोशली रिलेवेंट इश्यूज, सभी अपने अपने कुछ, यानी कि कोई भी इशू हो सकता है वो। लिमिटेशंस, ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स टू ए सिंगल फॉर्म कैन बी डिफिकल्ट। देखो मैंने कहा ना, इतनी बड़ी बड़ी हाई फैसिलिटी को इकट्ठा करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है इकट्ठा करना ऐसी फैसिलिटी को। द ऑडियंस इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, ऑडियंस की मर्जी है, वो इंजॉय कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि उनको बोलने का तो मौका दे ही नहीं रहे हैं। ऊपर वाले लोग ही बोल रहे हैं, ये बोलेंगे हम तो सुन रहे हैं, हम तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, हमें पार्टिसिपेशन का मौका तो मिल ही नहीं रहा। बाबा रामदेव जी आए हैं, सेल्फी तो हमें मिली ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं, उसका क्या फायदा? मुझे फोटो ही नहीं खींचने दी बाबा जी की। तो अगर ऐसे इतनी पाबंदी लग जाएगी तो ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने आप ही बंद हो जाएगा ना। और ये बोल दे भैया हाई हाई फैसिलिटी आएगी, चलो आपको सेल्फी का भी मौका मिलेगा, अरे इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सब लोगों का, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें।
इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ऑडियंस की, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, भैया इसमें ये ग्रुप डिस्कशन भी बोल सकते हैं इसको, ये उसका ना पार्ट है ना क्या? ना 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 ना, ग्रुप डिस्कशन कैसे बोलेंगे भैया? 1000 लोग सामने बैठे हैं ऑडियंस, लेकिन मेन मेन फैसिलिटी सिर्फ 8 लोग बैठे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन कैसे हुआ? ग्रुप डिस्कशन तो वो हुआ ना, 1000 लोगों के थॉट्स भी लिए जा रहे हैं उसमें, ऑडियंस को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, यही बोल रहे हैं आपस में। समझ आ रहा है कुछ? ओके। हाँ सर जैसे कि आपकी अदालत में होता है। हाँ आपकी अदालत में होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे पैनल डिस्कशन वो पैनल बड़े बड़े लोग होते हैं वहां पे, 6 से 8 कहाँ होते हैं वहां पे, तो शायद 2 ही लोग होते हैं ना। जी सर, लेकिन वहाँ पे ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत बोलने का मौका भी दिया जाता है। वो पैनल नहीं आएगा वो, जी सर। दैट इज नॉट पैनल। ठीक है, पैनल का मैंने बता दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो होती है योग की, उनमें होता है पैनल डिस्कशन, बहुत बड़े लेवल का डिस्कशन होता है। आप उसका लगाओ ना, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर के एक लेक्चर दिया, बताओ किस चीज पे लेक्चर दिया था? ग्रंथों पे, धर्म ग्रंथों पे, गीता पे। पूरी ऑल वर्ल्ड से लोग वहां पर आए थे। वेदों पे भैया। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो वहां पे सब लोगों को टॉपिक दिया, धर्म के ऊपर चर्चा होगी, धर्म के ऊपर चर्चा होगी, तो विवेकानंद जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सनातन परंपरा को वहां पे भागवत गीता को रिप्रेजेंट किया, तो सभी लोगों ने ऑल वर्ल्ड से आए थे। 1893 में, और वहां पे प्रेजेंट किया, वहां पे स्वामी गांधी छा गए। तो अच्छा, अब ये आगे का जो है, मैं सॉरी मैं ज्यादा स्लो पढ़ा पाया, मुझे ज्यादा पढ़ाना था, तो ये स्लाइड में भेज दूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपको थोड़ा खुद पढ़ के आना है। प्रोजेक्ट मेथड कल मैं जल्दी पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। डेमोसेशन मेथड, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड्स, असाइनमेंट्स, ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैंने अभी आंसर को हाइड कर रखा है जानबूझ के, आप इनको देख लेना, मैं स्लाइड भेज दूंगा। ओके, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने बहुत कम पढ़ाया आप लोगों को, ज्यादा घुस गया मैं टॉपिक में। कोई किसी का डाउट हो तो बताइए आज के टॉपिक में से।